of manya. Many a times people tell me about um, different things. Hello, so the slide has gone. Uh, okay, just a minute. Yes, now they are visible. Can you see the slide? Yes, now it is visible. Roop, Apavartan. Okay. There are 2-3 suggestions. कुछ लोगों ने मुझे कहा कि थोड़ा हम आयुर्वेद पे भी अलग तरीके से ध्यान देंगे, तो पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। ये सीरीज का उद्देश्य एक प्रैक्टिकल अप्रोच इस तरह से है, कंप्लीट प्रैक्टिकल अप्रोच। इसमें बहुत कम रेफरेंसेस के बारे में मैं कहना चाहूंगा, या बहुत कम ऐसी चीजें मैं बताऊंगा जो संहिताओं में है। पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सीरीज में आप बहुत अलग केसेस सुनोगे और बहुत अलग अलग ट्रीटमेंट पार्ट भी सुनोगे। ऐसी केसेस जो हमारे सभी के क्लिनिकल एक्सपीरियंस में कभी ना कभी आती है। मैं कुछ रेफरेंसेस इस बार आपको जरूर बताना चाहूंगा जो कि रिलेटेड टू ग्रीवा या मन्या है। मन्या इज मेनली related to carotid area of the neck and griva is gul neck. So कौन कौन से लक्षण इसमें दिखाई देते हैं, इसके बारे में मैं अभी जाता हूं। एक टर्मिनोलॉजी आती है अपवर्तन। अपवर्तन इज ट्विस्टिंग ऑफ ग्रीवा। ये अर्दित में देखा जाता है। आयाम is forward bending of griva, that is in अंतरायाम and स्कंदग्रह। ये जो टर्मिनोलॉजीज है वो कहाँ कहाँ आई है इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। मन्याशूल हो, मन्या स्थान में या ग्रीवा स्थान में ग्रंथि हो या शोफ हो, तो वो कौन से रेफरेंस से आया हुआ है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। द थर्ड वन इज गंड, नोड्यूल्स। वी ऑल नो अबाउट दैट कि गलगंड में यह रेफरेंस आया हुआ है। लिम्फ नोड्स इज ग्रंथि, वल्मिक और अपची, ऐसे दो कंडीशंस में ग्रंथि यह रेफरेंस आया है। ग्रीवागत ग्रंथि, ग्रीवागत शोफ, स्वेलिंग, ये भी गलगंड में ही आया हुआ है। ग्रीवागत मसल वेस्टिंग यानी शुष्कता, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। इट कम्स अंडर मांसक्षय एवं अतिकार्ष्य। अतिकार्ष्य में ग्रीवागत शुष्कता, मसल वेस्टिंग, यह लक्षण पाया जाता है। मांस और मेद ये दोनों अलग व्याधि है। अभी इसमें और एक बात याद रहे कि वृद्धि, ग्रीवागत मांस वृद्धि या एनलार्जमेंट ऑफ ग्रीवा, इट इज रिटन अंडर मांस वृद्धि। तो ऐसे लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। ग्रीवा के बारे में और दो इंपॉर्टेंट बातें देखने को यहाँ पे मिलती है, और वो है उसकी मूवमेंट्स। ग्रीवाहुंडनम ऐसा एक संदर्भ पाया जाता है। वात व्याधियों की सामान्य लक्षणों में ग्रीवाहुंडनम यानी
चलन उसका इस तरह से बताया गया है। हुंडन यानी टिक्स, यह पेशेंट मैंने देखा हुआ है पर उसकी चिकित्सा करने में मैं कामयाब नहीं हुआ। इट इज ग्रीवा हुंडनम टिक्स। ये मेनली मज्जावह स्रोतो विकृति में बताया गया है। वात व्याधि में इसका वर्णन आया हुआ है। प्राणवह स्रोतस में कंप यानी ट्रीमर ये आया हुआ है। सो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ग्रीवा कंप, ग्रीवागत कंप, यह लक्षण यमला हिक्का में बताया गया है। सो ग्रीवा से रिलेटेड हमें जब भी कोई लक्षण दिखाई दे तो वो किस व्याधि से हमें कंपेयर करके देखना चाहिए, ये यहाँ पे हम बताते हैं। संवेदना में आधमात, ग्रीवागत आधमात, दैट इज फीलिंग ऑफ फुलनेस। ग्रीवा में फीलिंग ऑफ फुलनेस, यह वातिक अपस्मार में बताया गया है। अवभंजन, दैट इज ब्रेकिंग पेन, ऐसे लकड़ी ली और जोर से उसे तोड़ दिया तो किस तरह से ये होगा, दिखाई देगा, उस तरह से एकदम ब्रेकिंग पेन। ये असाध्य लूचाविष और कर्णशूल में भी इसका संदर्भ आया हुआ है। प्रेस करने जैसा पेन, अवमोटनीवत पीड़ा, जो जोर से प्रेस करने के बाद जो पेन होता है वो that is known as avamardhan. It comes under बाह्य आयाम। heaviness in ग्रीवा, गौरव, यह लक्षण मांस वृद्धि में और कफज कर्णशूल में यह लक्षण दिखाई देता है। restricted movements, गौरव, हेवीनेस, मांस वृद्धि एवं कफज कर्णशूल में इसका वर्णन आया हुआ है। रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स, ग्रह, गल ग्रह, ग्रीवा ग्रह, यह लक्षण है। कहाँ ये लक्षण दिखाई देता है? बस्ती व्यापक, तमक श्वास, वातज शिरशूल, रक्त क्षय, तिक्त रसाति योग, जृंभा ग्रह, नस्य मिथ्या योग। नस्य के मिथ्या योग में ग्रीवागत ग्रह यह लक्षण बताया गया है। कर्ण वेद मिथ्या योग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है। कर्ण वेद मिथ्या योग में भी गल ग्रह यह लक्षण दिखाई देता है या ग्रीवा ग्रह यह लक्षण दिखाई देता है। ग्रीवागत रुजा या पेन, अर्दित वातज ग्रहणी हमेशा याद रहे और आप एज एन आयुर्वेदिक फिजिशियन भी याद रखे। वातज ग्रहणी में भी मन्यागत शूल रुजा यह लक्षण बताया गया है। क्रॉन्स डिसीज में जहां पर HLA-B27 पॉजिटिव है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स ऑफ नेक अलोंग विथ रुजा प्लस लूज मोशंस, ये जिस और इसके साथ साथ आयराइटिस, रेडनेस ऑफ आईज, ये तीनों जब मिलते हैं तो क्रॉन्स डिसीज होता है। वातज ग्रहणी में कुछ इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं। एंकिलोजिंग करके हम ट्रीट कर रहे हैं और अगर देखें तो आप इस क्रॉन्स डिसीज को वातज ग्रहणी की तौर पर ट्रीट करना चालू करें, यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। गुल्म, अनंतवात,
और अर्धावभेदक में भी ग्रीवागत रुजा या पेन यह लक्षण दिखाई देता है। बहुत बार अलग अलग माइग्रेन के पेशेंट, वर्टिगो के पेशेंट आपके पास आते हैं। ऐसे वक्त आप प्रॉपर डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर इस पेशेंट को ट्रीट करें। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, पोस्टीरियर साइड ऑफ ईयर, वहां पर अगर आप टेस्ट ट्यूब में गर्म पानी लेकर या एकदम ठंडा बर्फ की तरह पानी लेकर अगर आप वहां पर लगाओ तो अचानक पेशेंट को चक्कर आने लगती है। इसका मतलब है मिडल ईयर में, पेशेंट के मिडल ईयर में कुछ न कुछ पैथोलॉजी हो रही है। ऐसे पेशेंट को आप मिडल ईयर ओरिएंटेड ट्रीटमेंट कर सकते हो और पेशेंट काफी अच्छा ट्रीट होता दिखाई देता है। अर्धावभेदक की तरह आप ट्रीट करना चाहो पर अगर ठंडा पानी लेकर या एकदम बर्फ लेकर अगर पोस्टीरियर साइड ऑफ ईयर में लगाओ और पेशेंट को चक्कर आने लगे तो इसमें प्लेन सारीवादी वटी देकर भी पेशेंट की मन्यागत रुजा कम होते दिखाई देती है। सो what is important is diagnosis and not the treatment. So we have to be very much careful in diagnosis. रथक क्षोभ बहुत इंपॉर्टेंट हेतु बताया गया है। ऐसे 3-4 इंपॉर्टेंट हेतु बताए गए हैं जो सर्वदुष्टिकर है, सर्वदोष दुष्टिकर है, जिसमें अति यानायान बहुत ज्यादा अगर आप ट्रैवलिंग करते हो तो बताया गया है। ग्रीवागत दौर्बल्य ये रथक क्षोभ में बताया गया है। मेरे ही पास एक पेशेंट थे जो बहुत बड़े सर्जन थे और जो 3-4 जगह पे अलग अलग जगहों पे जाकर और खुद के हॉस्पिटल में जाकर ऑपरेट करते थे। ये जो पेशेंट थे ये जो खुद बड़े सर्जन थे, इनकी बहुत ट्रैवलिंग भी होती थी, बिकॉज ऑफ विच ही वॉज गेटिंग ओनली ग्रीवागत दौर्बल्य, ये एक ही लक्षण उनमें दिखाई देता था। एंड द रीजन वॉज देयर वॉज नो मच चेंजेस इन एक्सरे और नथिंग एल्स लाइक दैट, पर उन्हें बहुत ही दौर्बल्य, ये एक ही लक्षण दिखाई देता था और ये रथक क्षोभ की वजह से होता था। और वो बाद में उसके लिए बेसिक ट्रीटमेंट वातवैदिकी करने के बाद पेशेंट में काफी फायदा हुआ और सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि उन्हें सिर्फ सॉफ्ट कॉलर देकर, ट्रैवलिंग के वक्त सॉफ्ट कॉलर देकर सपोर्ट दिया गया ग्रीवा को और पेशेंट को बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसमें मिला। दार्विकर विष, इसमें भी ग्रीवागत दौर्बल्य ये दिखाई देता है। बाल रोग में तालु कंटक, यह डायग्नोसिस जब होता है उस वक्त ग्रीवागत दौर्बल्य में बाल रोगों में तालु कंटक ये इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस या डिसीज बताया गया है। तो इस तरह से अलग अलग लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। रथक क्षोभात संधि पर्व शैथिल्य अनुनासाकर्ण शिरशूल तोद कुक्षी क्षोभ आटोप आंत्रपूजन आधमान हृदयेंद्रिय उपरोध स्फिक पार्श्व वंक्षण वृषण कटी पृष्ठ वेदना संधि स्कंध ग्रीवा दौर्बल्य
अंग अभिताप, पाद शोफ, प्रस्वाप हर्षणादयः। रथक्षोभ की वजह से इतने अलग अलग लक्षण हमें दिखाई देते हैं। स्विक, पार्श्व, वंक्षण, पुरुषण, कटी, पृष्ठ वेदना, यह लक्षण दिखाई देता है। देखिए, कटी और पृष्ठ में वेदना, और स्कंध ग्रीवा, इसमें दौर्बल्य, यह लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। इसमें थोरैसिक हो, लंबार हो, इसमें रुजा या वेदना, और स्कंध और ग्रीवा में दौर्बल्य, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसीलिए आपके पास जब भी कोई पेशेंट आए और आप उसकी हिस्ट्री लो, ऑक्यूपेशन की वजह से या और किसी भी वजह से, अगर उसको बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग है, तो उसके लिए हम इस तरह से ट्रीटमेंट या चिकित्सा करते हैं। अति संक्रमण, आजकल ऐसे हुआ है कि बहुत 2-2 घंटे लोग चलते हैं वजन कम करने के लिए। पाद, जंघा, जंघो, उरु, जानु, वंक्षण, श्रोणी, पृष्ठ, इन सभी में पाद, जंघा, उरु, जानु, वंक्षण, श्रोणी, पृष्ठ, इसमें शूल, सख्ती साध, सख्ती साध मतलब जो थाइज है वो एकदम उसमें साध, अंग साध जैसे लक्षण पाए जाते हैं। पिंडिको द्वेष्टन, क्रैम्प्स आने लगते हैं। अंग मर्द, सिरा धमनी हर्ष, और इसके साथ साथ श्वास कासादय, यह लक्षण इसमें दिखाई देता है। अत्यासनात् रथक्षोभजः, स्विक, पार्श्व, वंक्षण, वृषण, कटी, पृष्ठ वेदनादयः, इस तरह से अलग अलग लक्षण हमें दिखाई देते हैं, पेशेंट में दिखाई देते हैं। तो हमें इसके लिए अभी ट्रीटमेंट करने के पहले हेतु खोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये सब तो एक बात हुई, पर आयुर्वेद मन्यास्तंभ के बारे में और क्या कहता है? दोनों आचार्य चरक और सुश्रुत इसमें अलग अलग चीजें बताते हैं। मन्यास्तंभ, ये मन्ये संश्रितो वातो यदा अंतर्नाड़ी प्रपद्यते तदा मन्यास्तंभम कुर्यात्, ऐसे आचार्य चरक ने कहा है। आचार्य चरक का कहना है ये श्लेष्मणावृतेन वातेन जन्यते होता है। श्लेष्मणावृत वायु होता है मन्यास्तंभ में, ऐसा आचार्य चरक जी का कहना है। और उसमें हमेशा कफग्न, रुक्ष और उष्ण चिकित्सा करनी चाहिए, यह बताया गया है। आचार्य सुश्रुत इसमें कहते हैं स्नायु प्राप्तश्च वातः स्तंभ कंपौ शूलम आक्षेपणम च करोति। इस तरह से आचार्य सुश्रुत का कहना है। स्नायु प्राप्तश्च वातः, ये स्नायुगत वात है जिसमें स्तंभ और कंप, शूल, यह लक्षण पाए जाते हैं। इस तरह से मन्यास्तंभ में दो अलग अलग डायग्नोसिस या दो अलग अलग विभाग हम कर सकते हैं। एक श्लेष्मणावृत्तेन वातेन और दूसरा है वो स्नायु प्राप्तश्च वातः, दैट इज स्नायुगत वात। ऐसे दो अलग अलग डायग्नोसिस उसमें हो सकता है, जिसकी अलग अलग चिकित्सा हम करते हैं। क्या है मन्या? ग्रीवायाः पश्चात भागो मन्या, पोस्टीरियर साइड, हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए देखते हैं वो। मन्यायाः क्रिया हानि ही अशिति वात विकारेषु एकः, मन्यागत क्रिया हानि, यह लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। और जैसे कि बताया गया है मन्यास्तंभम प्रकुरुते स एव श्लेष्मणावृतः, और ये सिर्फ इसमें
आचार्य सुश्रुत कहते हैं स्नायु प्राप्तश्च वातः स्तंभ कौपौ शूलम अक्षेपणम च करोति। ये आचार्य सुश्रुत जी का निदान है और ये दो अलग अलग निदान है। इस तरह से दिखाई देता है। हम सिर्फ दो चीजें इसमें लेंगे, एक श्लेष्मणावृतवात है क्या, नहीं तो स्नायुगतवात है क्या, और दोनों की चिकित्सा इस हिसाब से हम बदल सकते हैं। ग्रीवा अंतरायाम्यते ग्रीवा मन्या च स्तंभ्यते भृशम मन्या स्तंभम तदा कुर्यात् अंतरायाम संचितम संधितम। ये इस तरह से मन्यागत वात नाड़ियों में वायु जाता है, श्लेष्मणावृत वो रहता है जिसमें मन्यास्तंभ यह लक्षण दिखाई देते हैं। और इस तरह से उसकी ट्रीटमेंट करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए ये कफावृत्त वायु है या स्नायुगत वायु है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में और दो चीजें आती है, वो है अस्थिगतवाद या अस्थ्यावृत्तवाद। भेदो अस्ति पर्वणाम संधिशूलम। अस्थिगतवाद में संधि शूल यह लक्षण दिखाई देता है और संधिगतवाद में अस्थि क्षय यह लक्षण दिखाई देता है। ये हमेशा ध्यान रहे, संधिगतवाद में अस्थि क्षय की चिकित्सा करनी चाहिए और अस्थिगतवाद में और संधिशूल में अस्थिगतवाद की चिकित्सा करनी चाहिए। भेदो अस्थि पर्वणाम संधिशूलम मांस बल क्षयः। उसमें मांस और बल मतलब मसल वेस्टिंग भी होते हैं और उसमें स्ट्रेंथ भी कम होने लगती है। अस्वप्नः संतता रूपच मज्जास्थि कुपिते अनिले। अस्वप्नः मतलब बिल्कुल नींद न आना। संतता रूपच, संतत मतलब सातत्यपूर्ण, जिसमें वेदना होती रहे ऐसे। मज्जास्थि कुपिते अनिले। अस्थ्यावृत्तवाद स्पर्शम अस्नावृते तूष्णम पीडनम चाभिनंदति संबज्जते सीदति च शुचिभिरीव तुद्यते। ये अस्थ्यावृत्तवाद में दिखाई देने वाले लक्षण है। शुचिभिरीव तुद्यते, सुई चुभोने जैसी वेदना होना, यह अस्थ्यावृत्तवाद का लक्षण बताया गया है। इस तरह से अलग अलग आयुर्वेदोक्त लक्षण इसमें बताए गए हैं। अभी एक केस हम डिस्कस करेंगे। मन्याग्रह या मन्यास्तंभ, इसमें हेतु कौन कौन से होते हैं ये मैं पहले बताऊंगा और उसके बाद इस केस को हम लोग डिस्कस करेंगे। दीवा स्वप्न या अति स्वप्न मतलब बहुत देर तक सोना, असमय स्थानी शयन, तिक्त रसाती सेवन जो बताया गया वो, शिरो अभिघात, मूषक विष में भी मन्यास्तंभ यह लक्षण बताया जाता है। कफवाताधिक्य सन्निपात जो होता है उसमें भी मन्यास्तंभ यह लक्षण बताया गया है। आमवात हो, मन्या संधिगतवात हो, कफावृत्त वायु हो, क्षवथु वेग, जृंभा वेग, अश्रु वेग विधारण हो, जिसमें मन्यास्तंभ यह लक्षण दिखाई देता है। स्नायुगत वात की वजह से स्तंभ होता है और दिवास्वापादि जो कारण होते हैं उससे प्रकुपित वायु मन्यागत स्नायुओं में आश्रित होकर कफावृत्त या प्लेन वायु इसको बिगाड़कर मन्यास्तंभ यह लक्षण पैदा करता है या वो लक्षण होता है। और शूल ये लक्षण दिखाई देता है। आम वात में जो
फैसेटल आर्थ्रोपैथी है वो ज्यादा पाई जाती है। और उसमें अगर अच्छी तरह से ट्रीटमेंट ना हुई या व्याधि बहुत बलवान रहा तो मन्यास्तंभ ये उपद्रव की स्वरूप हमें दिखाई देता है। ग्रीवा कशेरुकाओं में अस्थि मज्जागत अगर वात होता है तो हमेशा अस्थि क्षय कशेरुकागत अस्थि क्षय कशेरुका की का क्षय यह दिखाई देता है। और ये होने की वजह से दोनों दो वर्टिब्रा के बीच में गैप बढ़ जाती है जिसकी वजह से भी वहां पर जो नर्व्स है उसमें पिंचिंग नर्व इम्पिंजमेंट यह दिखाई देता है। तो तीव्र ज्वर हो छर्दी हो यह इस तरह के लक्षण भी अगर बहुत ज्यादा वर्टिगो या इस तरह की लक्षण दिखाई दे तो हो सकती है। तो ये भी मतलब दिखाई देता है। कटिक तरुण कुकुंदर नितंब पार्श्वसंधि बृहति अंशफलक और अंश इतने अलग अलग मर्म इतने पूरे मर्म ये पीछे की ओर पृष्ठ प्रदेश में दिखा रहते हैं। 14 मर्म 14 मर्म ये वहां पर दिखाई देते हैं। वातज कास पुरुषावृत्तवात वातार्श वमन के व्यापद या बस्ती व्यापद हृदगतवात ऐसे में भी मन्या स्तंभ या पृष्ठ स्तंभ इस तरह के लक्षण यह दिखाई देते हैं। श्वेत प्रदर गर्भाशय मुख का शोध गर्भिणियों में अति व्यायाम अति व्यवाय और विषम शैया विषम आसन ऐसे सभी वक्त भी मन्याशूल यह लक्षण बहुत बार दिखाई देता है। सो इन दिस केस इम्पोर्टेंट इज डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट इज हिस्ट्री टेकिंग करने के बाद हम उस तरीके से उसकी ट्रीटमेंट ये कर सकते हैं और एग्जैक्ट फायदा उससे हो सकता है। तो अभी हम लोग इस केस के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ये जो पिक्यूलियर केस है इसके बारे में मैं बात करूंगा। She is a 44-year-old female, no past history of neck pain, no headache, or no arm symptoms. Vehicle accident approximately 4 to 5 weeks before coming to see our clinic. See, I have seen this case in my sir's clinic, not in my clinic. Deep, intense pain bilaterally in cervical spine, extending to T5 level with radiation of pain to left arm, forearm, thumb, index and middle finger. Index and middle finger is C6. Neck is very painful on arising from bed or she finds heat that is very hot from hot shower which was helping her but temporarily. She was experiencing significant bilateral occipital headache which was very different to her occasional headaches.
no history of migraine, but uh, she was taking many painkillers also, but there was no much result, no much good result. Mm, Previously, there was a whiplash injury. What is whiplash injury? Basically, she was driving her car with her seat belt in place and had almost stopped behind a line of cars when her vehicle was hit by a large vehicle, a truck, from behind, and her car was then pushed into a vehicle in front of her. She was looking straight ahead during the impact. She immediately felt neck pain and numbness in her left arm. Numbness persisted for few days. Initially, she experienced severe headache. In this particular X-ray, you can see this C5, C6. This is cervical spine extension view, plain X-ray, and that is showing small calcific density adjacent to inferior end plate of C5 anteriorly. You can see this C5. There is small calcification is there at that particular area. Disc height is increased anteriorly at C5, C6 compared to disc at C4, C5 and C6, C7 levels. So disc height is anteriorly increased, which suggests weakness of anterior annular fibers and perhaps an injury to anterior longitudinal ligament at C5, C6. Disc height posteriorly at C6, C7 is greater than disc height anteriorly, which is raising possibility of injury posteriorly to intervertebral disc and posterior longitudinal ligament at that particular level. So at C5, C6 level, anteriorly space is increased. At C6, C7 level, posteriorly disc space is increased. So at posterior, it is posterior longitudinal ligament at that level is injured. Slight retrolisthesis at C3 body on C4 body can be noted. Slight anterolisthesis is there. The second X-ray, you can see this second X-ray also. It is flexion view showing calcific density at C5 level. You can see that anteriorly. This structure is changing its position on extension and flexion. There is angulation at C4, C5 level with vertebral bodies below this level aligned in almost straight line, particularly from C5 to C7. So, limited movements below C4, C5 level are there. It is restricted or graha is there at that particular level. Now, deep reflexes in upper extremities were normal, but left patella reflex was diminished as compared to right one.
That is, right one was normal. Ankle reflexes were normal. Pinprick sensation elicited uh, hypoesthesia in left thumb, left middle finger also. That left middle finger is C7, left thumb is C6. Light touch in left hand was diminished. Remember this. Vibration sensation in legs and arms are normal. Power was normal. Eye movements and visual fields were normal. Optic disc normal. She was able to perform finger to nose test normal. Blood pressure was normal. So, deep palpation of paravertebral muscles of cervical spine elicited tenderness bilaterally as far as C7. Thoracic spine at say T4, T5, it was slightly on tender side. That was tender. So overall, this was his study. Small protrusion, the posterior disc protrusion at C6, C7 level. It was there. Anterior disc bulge at C5, C6 level. It is there. And you can see this white arrow also. It is at C5, C6. Body of say second cervical vertebra of 5, 6, and 7. It shows bodies of 5th, 6th, 7th cervical vertebra. Almost everything was normal except that small disc bulge. See, in this was overall the judgment related to this case. Cervical spine X-ray study, which are including cervical spine flexion, extension, functional views. There was reported a small bony fragment adjacent to inferior end plate of C5 body anteriorly, and that is very important finding related to X-ray, but it was not that way painful. Nothing else was there. That's it. So the clinical impression related to this case, this is whiplash injury. In case of whiplash injury, you have to first see C1, C2, but which was intact and normal. Clinically finding also was absolutely normal, so that was not a big deal. Soft tissue injuries to various parts of cervical spine, it was there, most likely at C5, C6 level and C6, C7 level. There is a possibility of tearing of anterior fibers, and at C5, C6 level, posterior fibers, anterior fibers C5, C6, and posterior fibers C6, C7 fibers were injured. You can see the gap anteriorly at C5, C6 level, the gap is widened, and at C6, C7 level, posteriorly the gap is widened. Intervertebral disc is widened, or greater space is there. So that shows posterior fibers are broken. This is whiplash type of injury. So in this case, I have seen 4 or 5 cases of whiplash injury. Serious whiplash injury also was there, but people in these cases, if pain persists, then orthopedic surgeon goes for
say cervical discectomy and fusion using say graft also and metallic plate fixation. But I have seen 2 3 cases after surgery also. They don't get rid of headache, so that is very important. And patient gets pain, persistent pain in that case. So remember one thing in these type of cases, only support, that is soft cervical collar is very important in these type of cases. Along with that, you have to go for Snehan Swedan in on a regular basis with uh, after eating you have to go for Snehapan also. Only these 3 4 things gives very good result in these type of cases. Though anterior and posterior ligaments, longitudinal ligaments were broken, it may heal automatically after a certain period of time. So you have to give some time to the patient. Patient should cooperate you for the treatment at least for 1.5 months. Then you can give him good result. I have seen 5 cases, approximately 4 5 cases of whiplash injury, and treated only 2 cases of whiplash injury, which was of moderate type, which was not at all of severe type. After surgery, also we can give complementary treatment of Ayurveda, which may get good result in case of whiplash injury patient. It is soft tissue injury, but ligaments are broken, maybe partially broken. So we have to be very much careful in treatment point of view. While comparing with surgery, metallic plate fixation and Ayurvedic treatment gives promising result in these cases. Only thing, it takes time. It takes 1.5 months to get rid of these type of pains. Before and after X-rays shows the same thing, but clinically patient improves very much, so we can get good results in these type of cases. So this was one of the cases, this was one of the interesting cases. There are 3 4 more cases also, so we will discuss it tomorrow at same time at 10 o'clock in the evening, and then we will go into details of clinical tests of uh, clinical tests related to cervical spine pathologies, and some x-rays also we will be able to see. Thank you for being with us. If you have any questions, you can ask me today also, you can ask me afterwards also. There are many people who asks me on WhatsApp also, so no problem, you can ask me on WhatsApp also. Thank you all for being with us. I think there are no questions right now. So, Dr. Amit, can we? Hello, Dr. Amit? Yes, yes, sir. Yes, Can sir. we stop it today? Yes, yes. So Okay. thank you on behalf of Shreyas E-Learning Academy and all delegates. We thank you for your this valuable information which you shared with us. Thank you very much, sir.
अरे क्या बाल नहीं आ रहे चंदन चुप चुप रिकॉर्डिंग उसको उधर में ले आना धुआं धुआं आ रहा है चल रे अरे रिकॉर्डिंग पड़ा है ना धुआं धुआं हो गया